हेलो फ्रेंड्स, हम लोग यूपीएससी पीवाईक्यू कर रहे हैं। ईयर है आपका 2002, ठीक है। और ये है मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत। आप देख पा रहे हैं ये प्रीलिम्स का है, ठीक है। और मैं बता दूं कि इसका सारा प्लेलिस्ट में जाइए और वो वीडियो सारा लगातार देखिए, ठीक है। आपको ऑल वीडियो देखना है, ठीक है। बहुत सारा वीडियो है, उसको सब देखिए जाके। ये 2002 का है, ठीक है। 2002 ईयर कौन सा है? 2002। और कितने क्वेश्चन आए हैं फ्रेंड्स? 6 क्वेश्चन, ठीक है। लगातार करते हैं। क्वेश्चन के नंबरिंग पे मत जाइए, सीधा क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सीधा सॉल्व करने की ट्राई करिए। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था? मैं उम्मीद कर रहा हूं आप अपना नोट्स बनाते चल रहे हैं। यहाँ देखिए शाहजहां का कौन सा है, देखिए बल्ख ना, बल्ख अभियान, शाहजहां का बल्ख अभियान, यहाँ देख रहे हैं ना। तो आप लिखिए इसको, शाहजहां का बल्ख अभियान, ठीक है। अब इसका उद्देश्य बताइए क्या था। कभी भी कोई भी अभियान पढ़ेंगे तो उसमें क्या पढ़ना है? मुख्य रूप से उद्देश्य पढ़ना है। ये यूपीएससी का पीवाईक्यू से हम लोग समझते हैं। जब भी किसी का अभियान पढ़ेंगे कि कोई अभियान है या कुछ है, तो उसका क्या करेंगे? उद्देश्य। आज भी हम लोग पढ़ते हैं ना कि किसी चीज का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए देखिए, शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदस खां के एक मित्र शासक को लाना, ये था। या मुगलों की मातृभूमि समरकंद और फरखना को जीतना, या मुगल सीमा को वैज्ञानिक पद्धति अनुदारिया पर निर्धारित करना, या ये था मुगल साम्राज्य का विस्तार उप महाद्वीप के से आगे तक करना, ठीक है। ये सब सुने था। यहाँ पे देखिए, या तो ये होगा या तो ये होगा, है ना। मुगल मातृभाषा मातृभूमि समरकंद को परकाना को जिताना, नहीं। शाहजहां का बल्ख अभियान जो था वो ए होगा इसका आंसर। यहाँ देखिए ए होगा इसका आंसर। काबुल की सीमा से सटे बल्ख बदसखां में एक मित्र शासक को लाना, ठीक है। यही था इसका इतिहास। आइए देखते हैं कुछ व्याख्याएं, कुछ चीजें आप लिखिए। देखिए, शाहजहां ने काबुल को सीमावर्ती क्षेत्रों बल्ख व बदसखां के मित्र शासक को बिठाया था, ये बात आपको पता था। इसका उद्देश्य खैबर दर्रे के आसपास रहने वाले विद्रोही अफगान कबीलों पर नियंत्रण रखा जा सके। यह अभियान शाहजहां ने 1440 ईस्वी में किया था, जो पूर्णतः असफल अभियान था, ठीक है। असफल था ये चीज आपको पता होना चाहिए कि कौन सा असफल हो गया था। टाइम पीरियड क्या है? 1440। और उद्देश्य क्या है? खैबर दर्रे के आसपास विद्रोही को अफगान कबीलों पर नियंत्रण रखना, ठीक है, रखा जा सके, ये था इसका उद्देश्य। सर यदुनाथ सरकार के शब्दों में इस प्रकार बल्ख के में शाहजहां के मूर्खतापूर्वक युद्ध का अंत हुआ। इसमें से 1 इंच भर राजा जीत गया और न ही कोई राजवंश बदला, है ना। ये क्या बोला है कि इसमें, है ना, देखिए इसमें न 1 इंच भी भर राजा जीत गया और ना ही राजवंश बदल गया। बल्ख की गद्दी पर शत्रु के स्थान पर मित्र भी नहीं बैठाया गया, मतलब ये असफल हो गया, ठीक है। ये आपको नहीं याद रखना, ये कथन किसी का, ये सब नहीं याद है। यहाँ देखिए, आपको ये मेन चीज है कि 1440 ये याद रखिए। उद्देश्य याद रखिए कि क्या है उद्देश्य, किसको कौन सा क्षेत्रों को सुरक्षित रखा जाना है। और ये मैप में आप ये चीज दिखाइए कि खैबर दर्रे कहाँ है, ये सब मैप में आप ये सब तरीके से पढ़िए, ठीक है। यहाँ देखिए, तो आपका क्या हो गया? 5 का ए हो गया, ठीक है। ए क्वेश्चन नंबर है ना 1 था। आइए देखते हैं, इसको बनाने की कोशिश करिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लिख रहे होंगे चीजों को। देखिए, भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो भारतीय इतिहास में सूफीवाद, ठीक है, शेर अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन था, एक पॉइंट ये है। दूसरा, शेर नसीरुद्दीन चिराग ए देहलवी शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। आगे क्या है? औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। और चौथा क्या है? भारत में सूफियों की कादिरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्ला और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई थी। तो और इसमें से कौन सा सही पूछा है? कथन 1 और 2, कथन 1 और 3, कथन 2 और 4 और कथन 2 और 3 और 2 और 4। तो आप यहाँ देखिए चीजों को और बताइए ये सही है ना, ये वाला तो सही है। और कौन सा सही होगा? 4 अगर सही है फ्रेंड्स तो क्या हो गया? आप देखिए, अगर आपको पता है कि भारत में सूफियों की कादिरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्ला और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई थी, तो 4 अगर सही है फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी। और बाकी सब एलिमिनेट हो गया ना, आप समझ रहे हैं। तो ऑप्शन डी हो गया, अगर आपको ये पता है तो। नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा, है ना। तो फिर अगर आपको ये पता है कि 2 सही है, अगर आपको ये पता है कि 2 सही है,
तो ये वाला एक एलिमेंट होगा और बाकी सब में आपको कंफ्यूजन आएगा, इसलिए आपको क्या पता है 4। 2 क्या है, शेख नसीरुद्दीन चिराग ए देहवली शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो शिष्यों की एक श्रृंखला मैंने पढ़ाया था आपको, वो आपको याद रखना होगा, शिष्यों की श्रृंखला, उसको देखिए जाके एनसीईआरटी में सारे जो शिष्य थे जिसके जो, वो आपको लिखना है, कवियों के शिष्य, संप्रदायों में शिष्य, तो वो सब आपको लिखना है कि कौन किसके शिष्य थे, एनसीईआरटी में बेहतरीन से दिया गया है। मेरे साथ प्लेलिस्ट में जाइए और पढ़िए उस चीजों को, ठीक है। और समकालीन, कौन किसके समकालीन था ये आपको याद रखना है, ठीक है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या था, डी हो गया इसका आंसर, ठीक है, देखिए यहाँ पे डी। शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी सिलसिला का महत्वपूर्ण संत था, है ना, ये याद रखिए, जो अकबर एवं जहांगीर के समकालीन था। समकालीन किसका था, अकबर और जहांगीर का। शेख नसीरुद्दीन चिराग ए देहवली चिश्ती सिलसिले का प्रसिद्ध संत था, जिन्हें दिल्ली का चिराग, चिराग ए देहलवी के नाम से जाना जाता, कहा जाता था। ये चीज आपको याद रखना है, चिराग ए देहलवी किसको कहते हैं, दिल्ली का चिराग, तो ये आपको याद रखना है। किसे कहा जाता है, शेख नसीरुद्दीन, ठीक है, चिराग ए देहलवी या चिश्ती सिलसिले का प्रसिद्ध संत था, ठीक है। वह 25 वर्षों की अवस्था में शेख निजामुद्दीन औलिया से मिलने दिल्ली गया और उसका शिष्य बन गया। तो किसका शिष्य बना, औलिया का, निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बना। तो आप ऐसे याद नहीं रखिए, जितने भी शिष्य की लिस्ट है वो आप एनसीईआरटी में जो दिया गया बस उसी को याद रखिए, ठीक है। यहाँ पर आप समझने के लिए सिर्फ लिख लीजिए कुछ चीज कि ये किसका शिष्य था, ठीक है, ये कितने अवस्था में बना, ये सब आप सिर्फ समझिए, लिखने की जरूरत नहीं। शेख सलीम चिश्ती, चिश्ती संप्रदाय का संत था और ये अकबर के समकालीन था। तो ये किसके समकालीन था, अकबर के। तो ये आप ऐसे लिख लीजिए, शेख सलीम चिश्ती डैश अकबर का समकालीन, तो ये ऐसे लिख लीजिए। इन्हीं के आशीर्वाद से फतेहपुर सिकरी की स्थिति इसकी कुटिया में भारमल की बेटी मरियम उज्जमानी के गर्भ 30 अगस्त 1569 को जहांगीर सलीम का जन्म हुआ। तो इतना नहीं, इनकी माता का नाम याद रख लीजिए बस, और 30 अगस्त, पूरा डिटेल आपको याद नहीं रखना, बस टाइम पीरियड याद रखिए। सलीम का जन्म हुआ, कौन, जहांगीर का जन्म, ये आप याद रखिए। भारत में कादरी सिलसिला की स्थापना, ये याद रखिए कि भारत में कादरी सिलसिला की स्थापना जो है 15वीं शताब्दी में शेख नियामतुल्लाह तथा मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा की गई। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखना है, ये बहुत बेहतरीन फैक्ट्स है, आपको शॉर्ट फॉर्म में अपने भाषा में लिखना है। वीडियो को पॉज करिए, अगर नहीं समझ आता है तो आप लिखिए उसको। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसको देखिए। टोटल आपका 4 क्वेश्चन है ना, नहीं 6 क्वेश्चन होगा, 6 क्वेश्चन है ना। देखिए, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा, मेडिवल टाइम का पूछ रहा है, वहां के किंगडम्स के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। एक दागने की पद्धति पे पूरा एनसीईआरटी में लिखा है ना, उस दागने की पद्धति को क्या कहा जाता है, जिससे कि गर्म लोहे से अगर छड़ से अगर दाग दिया जाए तब ये पता होता है कि वो जानवर किसका है, ठीक है। बलबन के टाइम पीरियड में हुआ था क्या, ये बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका चाचा बैठा, ऐसा था क्या, इसको बताइए। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए फ्रेंड्स, इसका क्या हो जाएगा बताइए, 7 का, इसका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। फिरोज, यहाँ देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों को एक अलग विभाग स्थापित किया, ये क्या है, सही हो जाएगा, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ देखिए, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में। आइए थोड़ा व्याख्या समझिए, कुछ चीजें लिखिए। सर्वप्रथम बलबन ने दीवान ए आरिज सैन्य विभाग स्थापित किया। दीवान ए आरिज, ये नाम याद रखिए, ये सैन्य विभाग से है, पीवाईक्यू में पूछा है नहीं किससे है, दीवान ए आरिज सैन्य विभाग से, बलबन के टाइम पे। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने का दाग चिराग, तो कौन किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। दागने के बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन कौन किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की दाग एवं चेहरा सैनिकों का हुलिया पद्धति शुरू किया। ये कौन किया, सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी, ये लिखिए। और सर्वप्रथम बलबन ने दीवाने आरिज सैन्य विभाग की स्थापना की, ये लिखिए। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, ऐसे लिखते चलिए। उन्होंने सैनिकों की नियमित हाजिरी
अस्थाई सेना का विकास किया। इन्होंने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की। तो इतना डिटेल नहीं जानना है आपको, सिर्फ ये जानना है कि इन्होंने नगद वेतन शुरू किया था, ये लिख लीजिए। चेहरा, सैनिकों का हुलिया जिसे इसका पद्धति शुरू किया, और दाग, दाग का भी, घोड़ों को दागने का भी किया। कौन सर्वप्रथम किया था? कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो ये दूसरा पॉइंट में था, इसको लिख लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा तबीयत की वजह से खराब है। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक 1351 ईस्वी में मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका चाचा राजक का पुत्र फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई गद्दी पर बैठा। ये चीज आप समझिए। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग कंदगान दीवान ए कंदगान स्थापित किए। ये टर्म्स आपको लिख लेना है, ठीक है? किया। 2-4 बार पढ़ेंगे फ्रेंड्स वो टर्म्स, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है? आपको नहीं होता है तो 2-3 बार वापस से वो वीडियो को देखिए, इन चीजों को 2 बार पढ़िए। दीवान एक कंदगन, तो आपको याद हो जाएगा। कथन एक देखिए क्या बोल रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक स्वर्ग द्वारी नामक शिविर में रहा। एक पॉइंट है, बहुत बेहतरीन पॉइंट है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। तो पूछ रहा है कि उस समय प्लेग था कि नहीं और स्वर्ग द्वारी नामक शिविर में रहा था कि नहीं, इसके बारे में पूछ रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक का है ना। आइए देखते हैं। उपयुक्त में वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से एक को कथन ए और दूसरे को आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों को सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नों के उत्तर को कूटों द्वारा सहायता से चुनिए। ए और आर दोनों सही है, आर ए का स्पष्टीकरण करता है। ए और आर दोनों सही है पर आर ए का स्पष्टीकरण नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो इसका बताइए। इसका क्या हो जाएगा? दोनों सही है और व्याख्या करता है। यहाँ देखिए ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है? क्योंकि तभी तो देखिए जब प्लेग था, एक मिनट फ्रेंड्स, जब प्लेग फैला था, यहाँ देखिए प्लेग जो फैला हुआ था तभी तो वो शिविर में गया ना, शिविर में रहा था 2 वर्षों तक, ताकि वो बीमारी से न ग्रसित हो। 12 वर्ष लगातार दुर्भिक्ष के कारण, दुर्भक्षी है ना, दुर्भिक्ष के कारण दिल्ली और उसके आसपास के अधिक लोगों के एकत्र होने से महामारी फैल गई। तो याद रखना कितना, 12 वर्षों तक, 12 वर्षों एक लगातार 12 वर्ष तक, ठीक है फ्रेंड्स? मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड था, ये याद रखिए आप, महामारियों को याद रखिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में महामारी फैलने एवं काफी लोगों के मर जाने के कारण दिल्ली छोड़ दी और 2.5 वर्ष तक कन्नौज के निकट गंगा तट पर है ना, स्वर्ग द्वारी नामक शिविर पर निवास किया। तो ये कहाँ पे निवास किया ये याद रखिए, ठीक है? एक पॉइंट आ जाता है। क्यों छोड़ा, ये पॉइंट आ जाता है। तो उस वक्त प्लेग जैसा महामारी था जिसे मृत्यु हो सकता है, इसलिए बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? संदेश के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग कौन किया सबसे पहले? दादू, कबीर, रामानंद या तुलसीदास? बताइए। रामानंद। किसने? रामानंद। यस फ्रेंड्स, आप सही हैं, रामानंद ने किया था। 14वीं सदी में रामानंद 1299 से 1411 भक्ति आंदोलन के प्रेरणा स्रोत थे, प्रेरणा स्रोत थे ये। और भक्ति आंदोलन के को दक्षिण से उत्तर लाने का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। किन्हें प्राप्त है फ्रेंड्स? रामानंद। इन्होंने दक्षिण भारत से ऊपर भक्ति को लाया, ठीक है? इन्होंने अपना संदेश अन्य स्रोतों तक संस्कृत एवं अन्य भाषाओं में न देकर हिंदी में दिया। अपने भक्ति संदेशों में जनमानस में हिंदी भाषा में प्रचार करने वाले सर्वप्रथम वैष्णव संत थे। तो हिंदी में इसलिए देते हैं फ्रेंड्स, बुद्ध ने भी, आपको पता होगा, अपने ज्ञान पाली में दिया ताकि उस वक्त के अधिकांश लोगों तक उनकी बातें पहुंच सके। इसी प्रकार इन्होंने भी क्या किया कि हिंदी भाषा, रामानंद ने क्या किया कि हिंदी भाषा में आपको दिया ताकि वो जनमानस तक पहुंच सके। आई फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है, इसको बनाने की कोशिश करिए। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि जो इतिहासकार बर्नी है उन्होंने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन जो भारत का शासन था उनको इस्लाम का नहीं माना। क्यों बताइए? अधिकांश इतिहासकार उस टाइम पीरियड को आपको मुस्लिम शासकों के तौर पे भारत को देखते थे, पर आपको बर्नी ने नहीं माना, ठीक है? क्यों? पहला ऑप्शन है, अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, गलत बात, ठीक है? आपको बताना है कौन सा है, ठीक है? करती थी फ्रेंड्स उस टाइम। उसके बाद मुगल धर्म
तब यज्ञ की उपेक्षा की जाती थी? नहीं फ्रेंड्स, उस टाइम मुगल का कोई भी उपेक्षा नहीं किया जाता था। बाद में किया जाने लगा, वो अलग बात है फ्रेंड्स, उस टाइम नहीं किया जाता था। बताइए, सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना दिए थे। मुस्लिम कानूनों के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना दिए थे। यस फ्रेंड्स, ये होगा आंसर सी। गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई थी? गैर मुसल नहीं फ्रेंड्स, धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। आपको पता है उस टाइम पीरियड पे मुस्लिम जो थे उनको कुछ शासकों ने दिया था, पर अमूमन ऐसा नहीं था, क्योंकि कुछ जो थे उसको कर देना पड़ता था, जजिया कर और बहुत सारे कर होते थे जो टैक्स के रूप में वो लोग लेते थे। अगर मुस्लिम है तो वो माफ हो जाता था। तो सुल्तान ने, इसका आंसर हो जाएगा सी फ्रेंड्स। इसका क्या होगा, सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने के लिए भी बना दिया था कुछ कानून। ठीक है, कुछ व्याख्या देख लेते हैं इसका। जियाउद्दीन बर्नी, इनका नाम पूरा नाम है जियाउद्दीन बर्नी, ने अपना रचना तारीख ए फिरोजा शाही, फतवा ए जहांदारी में सल्तनत काल के प्रशासन का विवरण दिया है। उसके अनुसार सुल्तान शरीयत के तहत शासन करते थे, परंतु आवश्यकता अनुसार स्वयं कानून बनाने के लिए भी स्वतंत्र। तो उन अपने लिए भी कानून बना दिया था, और वो आवश्यकता अनुसार खुद का। और कौन सा कानून बनाया था फ्रेंड्स? शरीयत है ना, शरीयत, ये कानून का नाम याद रखिए, शरीयत। ठीक है, और ये वीडियोस कितना हेल्प हो रहा है आपको, हेल्पफुल है कि नहीं, आप बताइए, कमेंट करिए। ठीक है फ्रेंड्स, और थैंक यू वीडियोस देखने के लिए।